हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक है इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। दो पार्ट्स में इस वीडियो को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस की बात करें तो जो हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल कर रहे हैं अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका लास्ट पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सेकेंड पार्ट में एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करना करेंगे। क्या होगा इसमें, हम लोग पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसकी बातें करेंगे, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर यूनाइटेड नेशंस के बनाए हुए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको पढ़ते हुए इंडिया का उसमें क्या टेक है, इंडिया ने क्या करा है और नीति आयोग का क्या स्टैंड है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ये थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में कहानी की तरह समझाता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, हम लोग कुछ इस तरह से अपना जो भी रिसोर्सेज हैं हमारी, है ना, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस तरह से हमें करना है कि फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए ख़त्म ना हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की लिमिटेड सप्लाई है, तो ऐसा नहीं है कि हम अभी आने वाले 4 साल में सारा ख़त्म कर दें। हमें इस तरह से यूज़ करना है कि अभी भी यूज़ हो जाए और फ्यूचर के लिए भी वो यूज़ होता रहे। जैसे आप लोगों की सैलरी आती है या आपके घर में सैलरी आती है, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन सैलरी आई उसी दिन ख़त्म कर दिया, है ना? ऐसे रखा जाता है कि वो पूरे मंथ चले और उसमें से सेविंग्स भी की जाती हैं फ्यूचर के लिए। तो वही चीज़ हो गई कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेज़ेंट जनरेशन के लिए नीड्स उसकी रखनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करते हैं, उन्हें बर्बाद नहीं करते। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक डेफिनेशन है जो कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने दी थी। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी आर कॉमन फ्यूचर 1987 में। इसके अंदर बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। अब 20th सेंचुरी जैसे जैसे आई हमारे पास, खत्म मतलब 19th सेंचुरी खत्म हुई, 20th सेंचुरी खत्म हो रही थी, उस समय क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ग्लोबल कंसर्न बनने लग गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लग गया, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग गई और इस सब के साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा। तो जब पॉल्यूशन बढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज के लेवल कम होने लग गए, डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया, बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ और क्लाइमेट चेंजेस हुए। इस सब की वजह से लगा कि हमें एक ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की नीड है जो इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को भी साथ में रखे। तो ये हमारा बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें बोला कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से हम ह्यूमन वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ दो चीज़ें चाहिए। पहला सोशल जस्टिस, दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन दोनों चीज़ों को हम जब देखें तो हमारे पास इंडिया में इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना। दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखना, तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज, इन मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है इस यूनिट की वजह से। नाउ, अब इसका क्या मतलब हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट्स अ डेवलपमेंट प्रोसेस जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होते हैं, पॉवर्टी कम होती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और इस सब के साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। क्लियर? वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इंटरजेनरेशनल इक्विटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर डिस्क्रिप्टिव आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कहीं पर भी ये वर्ड घुसा देना। इंटरजेनरेशनल इक्विटी मतलब अगर आज आप लोग उसको ढंग से यूज कर रहे हो तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसे यूज कर पाए, उसके आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए, अलग अलग जनरेशन उसे सही तरीके से। इक्विटी से तो मतलब है कि सबकी हिस्सेदारी उसमें बन पाए, सब लोग उसे यूज कर पाए। ठीक है, एक और इसका प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, फेयरनेस एंड इक्वलिटी विद इन द प्रेजेंट जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन के अंदर भी फेयरनेस भी रहे और इक्वलिटी भी रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है? डिस्पैरिटीज जो होती है इनकम में, एक्सेस टू रिसोर्सेज में, उन सबको हटा देता है ताकि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, है ना, और या फिर रिच और पुअर कंट्रीज में, या फिर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज में, जो रिच और पुअर है विद इन देम, रिसोर्सेज प्रॉपरली शेयर हो पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मिलता रहे और किसी को ना मिले। ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? सबसे पहले इसको ये याद रखना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी हुई थी
रियो दे जेनेरियो 1992 में। ये जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की ना, इनकी डेट, ईयर और नाम याद रखिएगा कहाँ हुई थी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो दे जेनेरियो में हुई थी 1992 में। इसके अंदर क्या बोला? इसके अंदर बोला गया फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस वाइल परस्यूइंग डेवलपमेंट। ठीक। कॉन्सेप्ट ने उसके बाद क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर बोला गया कि हमें टारगेट्स रखे गए 2030 तक जो हमें अचीव करना है। तो उसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क दिया। ग्लोबल फ्रेमवर्क मतलब कुछ टारगेट्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स, इस तरह से एक विजन सा दिया। वो हमारा ग्लोबल फ्रेमवर्क हो गया। न क्या था? टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तीन चीजें थी: सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। अब हमारे कुछ ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स थे, जैसे रियो अर्थ समिट था, हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। रियो अर्थ समिट कब हुआ था? ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में हुई थी 1992 में। क्या था? टू एड्रेस रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। ये हमें हर कॉन्फ्रेंस के बारे में, 4-5 कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे इस तरह से समझेंगे। अब ये जो थी, it marked a turning point in global environmental governance by recognizing that environmental sustainability and economic development must be pursued together। पीछे हमने जिसका एग्जाम्पल भी लिया था, इसी के अंदर बोला गया था कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चाहिए चाहिए, साथ में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। समिट के अंदर बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कंट्रीज को बोला गया कि ऐसी पॉलिसीज लेकर आओ कि इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी उसका हिस्सा बने। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर या इस समिट के अंदर बताया गया कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं, वो सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। मेजर आउटकम क्या था कॉन्फ्रेंस का? अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एक्शन प्लान एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल लेवल। ठीक है। एजेंडा 21 के अंदर, रियो अर्थ समिट के एजेंडा 21 के अंदर बोला गया पॉलिसी गाइडेंस ऑन एरिया सच एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन। ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकी मेजर एनवायरमेंटल कन्वेंशन भी हुए, मतलब इसकी वजह से, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन एग्रीमेंट्स के अंदर क्या किया? दीज एग्रीमेंट एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है। रियो समिट ने क्या करा? रियो समिट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो आइडिया था उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, जिसकी वजह से अब एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए था अमंग द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी। क्योंकि एट द एंड, होल एंड सोल इसकी समरी यही थी कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है चाहिए, बट इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला था इसमें क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट था। एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जो 1997 में हुआ था, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बोला गया था रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें समझनी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे बताइएगा। एनवायरमेंट वाले चैप्टर का पार्ट है, मैंने ये चीज़ों को उसमें नहीं रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है। नाउ, क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे हम लोग, तो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। ठीक है। लीगली बाइंड कर दिया एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इससे क्या हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, उन्होंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर दिया था कि उसे तो हम नहीं बदल सकते, बट जो होने वाला है उसे हम कंट्रोल कर सकते थे। तो इन कंट्रीज को बोला गया कि आप कलेक्टिवली अपने एमिशंस को कम करो ड्यूरिंग द कमिटमेंट पीरियड स्पेसिफाइड अंडर द एग्रीमेंट। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ने और क्या करा? क्योटो प्रोटोकॉल ने बोला मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू हेल्प कंट्रीज अचीव एमिशन रिडक्शन टारगेट्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसमें क्या था? एमिशन ट्रेडिंग होती थी, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इससे क्या हुआ? जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को एमिशन रिडक्शन में इन्वेस्ट करा रही थी, या अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रही थी, ताकि वहां पे एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट लग पाए। ठीक है। आगे चलते हैं।
फिर एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था इसके अंदर। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इट वाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। क्यों? क्योंकि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए थे, और ग्लोबल एमिशन रिडक्शन तो होता ही रहा था साथ साथ। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये मेजर स्टेप था टुवर्ड्स ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। इसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि जो मेजर एमिटिंग कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था और एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था। तो ये जो इसका ड्रॉबैक था ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल का क्या ड्रॉबैक था। कि जो मेजर एमिटिंग कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था और एग्रीमेंट से विड्रॉ भी कर लिया था। फिर आता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट अभी थोड़े टाइम पुराने का है, 10-12 साल पहले का। ये आया था साल 2015 में। ठीक है। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ने या पेरिस एग्रीमेंट ने क्या बोला? इन्होंने बोला जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है इट शैल बी 2 डिग्री सेल्सियस अबव, मतलब कि जैसे मान लीजिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक करके समझाता हूँ। जैसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे मान लो कि टेम्परेचर था 36 डिग्री, अब जो है 36 से 38 के बीच में ही रहना चाहिए। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल कितना पर से फॉर एग्जाम्पल 36 था, तो 36 से 2 डिग्री के अंदर रहना चाहिए, मतलब 36 से 38 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। एंड परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होगा? इससे ये होगा अचीविंग दिस द गोल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट सीवियर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज के सीवियर इम्पैक्ट्स हो रहे थे उसे हमें रोकना था। क्या क्या इफेक्ट्स होते थे? राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और इकोसिस्टम डिसरप्शन। अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर तो क्या था कि काफी सारी कंट्रीज ने बैकआउट कर दिया था या पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज के लिए जरूरी था, वो चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो। ठीक है। हर कंट्री ने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिट करा था जिसको हम लोग नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, एनडीसी। उन्होंने उसमें टारगेट्स बताए थे फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एनहेंस क्लाइमेटिक रेजिलियंस। अभी जो एग्रीमेंट है, जिस पेरिस एग्रीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इट ऑल्सो एम्फोसाइजेस क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये चीज जरूरी होगी कि डेवलपिंग कंट्रीज को आप सपोर्ट कैसे करोगे? आप उनमें क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट फाइनेंस लेकर आओगे, साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना जरूरी है। पेरिस एग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स अ कोऑपरेटिव ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज while ensuring सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो पेरिस एग्रीमेंट ही था जिसमें कोऑपरेटिव वे में, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे सारे नेशंस ने मिलकर ये बात बोली कि क्लाइमेट चेंज हमें हो रहा है, तो हमें क्लाइमेट चेंज को देखते हुए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। दिस वाज पेरिस एग्रीमेंट। फिर है हमारा, हम बार बार पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये है क्या? ये जो यूएनएफसीसीसी है, ठीक है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसे 1992 में अडॉप्ट किया गया था। 1992 में क्या था? रियो दे जेनेरियो वाला समिट हुआ था टू एड्रेस ग्लोइंग ग्लोबल कंसर्न ओवर क्लाइमेट चेंज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट लेवल दैट प्रिवेंट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। ठीक है। अच्छा है। यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर कंट्रीज रेगुलरली मिलती हैं इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यूएनएफ ट्रिपल सी में कंट्रीज कहाँ मिलती हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मिलती हैं। किस लिए? टू रिव्यू प्रोग्रेस एंड नेगोशिएट फर्दर क्लाइमेट कमिटमेंट्स। ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी ये प्राइमरी प्लेटफॉर्म बनी थी फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशन। यूएनएफ ट्रिपल सी में क्या बोला? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसे हम सीबीडीआर बोलते हैं, है ना। इसमें बोला जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने हिस्टोरिकली ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन करा है तो उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो मेजर ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट, ये नेगोशिएट होते थे अंडर यूएनएफ ट्रिपल सी फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क एज इन एक ओवर आर्किंग स्ट्रक्चर दे दिया, उसके अंडर ही होना है जो कुछ काम होना है, मेकिंग इट द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। ठीक है। बेसिक इंग्लिश है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं था। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहली चीज कब हुई थी? 1987 में हुआ था। किस लिए हुआ था? अर्थ के ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर बोला गया कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं
उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमें फेजिंग आउट करना है। फेज आउट मतलब एक बार में नहीं करना, बट विद द टाइम हमें उन्हें उनका यूज़ खत्म करना है, उनका प्रोडक्शन खत्म करना है। नाउ साइंटिफिक रिसर्च ने बताया था कि काफ़ी सारे केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ाई में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, CFCs का, है ना। इनकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो अर्थ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए एक्सपोज होती है। और ओजोन लेयर जैसे जैसे थिन होती गई, पता चला कि इससे ह्यूमन हेल्थ हमारा बेकार होता गया। नॉट ओनली जस्ट ह्यूमन हेल्थ बट एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम भी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बताया गया, जिसके अंदर बोला गया कि ग्रेजुअली एलिमिनेट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को और सेफर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करना है। कंट्रीज जो थी वो टाइमलाइंस पे एग्री हुई, उन्होंने टारगेट बनाए और इस चीज पर काम करा। अभी जो प्रोटोकॉल था, दिस प्रोटोकॉल ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है डेवलप्ड कंट्रीज से। वो पैसा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज से, ताकि वो इस तरह का ट्रांजिशन कर पाए। कैसा ट्रांजिशन? टुवर्ड्स ओजोन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि इसमें वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा सक्सेस, मतलब एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट के बाद की तरह जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखो, हमने 3 पढ़े, है ना। सबसे पहले वाले में हमने पढ़ा कि कंट्रीज ने ही बैकआउट कर दिया। दूसरे वाले में थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। तीसरा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने पढ़ा, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है। अच्छा, खास चीज़ क्या है कि ओजोन लेयर ने साइंस ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी भी दिखाए थे। आगे चलते हैं। अब बात आती है क्लाइमेट नेगोशिएशन और ग्लोबल कमिटमेंट्स की। जो क्लाइमेट नेगोशिएशन और ग्लोबल कमिटमेंट्स है, ये क्या है? तो क्लाइमेट नेगोशिएशंस थे हमारे, जो इंटरनेशनल डिस्कशंस हुए, एग्रीमेंट्स हुए, जो अलग अलग कंट्रीज ने करे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना। अब उसमें अलग अलग उनके पॉलिसी एक्शंस थे, या उनके एफर्ट्स थे एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। तो इन नेगोशिएशंस को हम लोग, जो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये किया जाता है, वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क से आप ऐसे समझ लीजिए कि एक स्ट्रक्चर दिया है, एक रूल्स का स्ट्रक्चर दिया है कि कुछ इस तरह से होना चाहिए, है ना। ऊपर ऊपर से एक आउटलाइन दे दी है। जैसे मैंने जो नाबार्ड के डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियोस दिए थे, उसमें मैंने एल्गोरिथम में सेट ऑफ रूल्स दिए थे ना, कि क्या स्टेप्स थे लिखने के। तो वो जो स्टेप्स थे लिखने के, वो एक तरह से फ्रेमवर्क था। ठीक है, कि एक ओवर आर्किंग स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसके अंदर क्या है, UNFCCC में कंट्रीज एनुअली मिलती है एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके अंदर बताया जाता है कि क्लाइमेट एक्शन का क्या रिव्यू प्रोग्रेस रहा है, कोई नए कमिटमेंट्स है, ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे स्ट्रेंथन करना है, इन्हीं सब चीज़ों पर बात होती है। की फीचर एक इसका होता है, इज द प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका क्या मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड भी है और डिफरेंशिएटेड भी है। क्यों? क्योंकि सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी नहीं हो सकती। हर कंट्री की अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री है ना। तो सबके अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो शेयर्ड है ही है, बट डिफरेंशिएटेड भी है। ओके। और क्या है इसमें, जो ग्लोबल कमिटमेंट्स है उनमें बेसिकली क्या होता है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, एनर्जी एफिशिएंसी की बातें होती हैं, फॉरेस्ट बचाने की बातें होती हैं, और क्लाइमेट रेजिलियंस की बात होती है। डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती हैं, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी देती हैं, कि डेवलपिंग कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ट्रांजिशन कर पाए। 10, क्लाइमेट नेगोशिएशन और ग्लोबल कमिटमेंट, ये ऑनगोइंग इंटरनेशनल एफर्ट है टू मैनेज क्लाइमेट रिस्क, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड एंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। ये मैं आपको 4 पॉइंट्स में भी लिख कर दे सकता था, बट आपको क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए भी कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तो पूरा थ्योरेटिकल मैंने यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे यूनिट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आए थे, 2030 तक का टारगेट था। यूनाइटेड नेशंस इन्हें लेकर आए थे एज अ पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो गोल्स थे, ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बताते थे कि कैसे हमें ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करना है, सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस। सिर्फ इतने नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं खाली। अब ये जो SDGs बने थे ना, शॉर्ट में SDG बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, दे वर बिल्ड अपॉन एंड एक्सपेंड द अर्लियर मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जिन्हें 2000 से 2015 तक रखा गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेकर आए। अब जो MDGs थे, है ना, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, इनका काम था रिड्यूसिंग पॉवर्टी और इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। बट जब SDG की बात करते हैं तो ये सभी कंट्रीज के लिए है, डेवलप्ड के लिए भी और डेवलपिंग के लिए भी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही रह गया। दूसरा, इनकी टाइमलाइन का डिफरेंस आ गया।
एसडीजी जो थे ये बैलेंस करते थे और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करते थे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात की थी। ये तीन चीज़ों पे बात की थी हमने, सोशलिटी की बात की थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी और एनवायरमेंट की बात की थी। एसडीजी में क्या है, टारगेट ईयर 2030 का ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। गोल नंबर और उनका ऑब्जेक्टिव और गोल आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, गोल नंबर 1। गोल 1 किस पे बात करता है, पॉवर्टी पर। नो पॉवर्टी फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग है ना, सॉरी ये है इसका नो पॉवर्टी। इसका था फोकसिंग ऑन एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड ensuring दैट ऑल पीपल हैव एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, सोशल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो तो गोल नंबर 1 क्या है, नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी क्या बोलता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटानी है, सब लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज होने चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ये पहला गोल था। इसके अंदर बोला गया कि जो वल्नरेबिलिटी है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल शॉक्स की, वो वो खत्म हो पाए। सेकंड गोल था जीरो हंगर। जीरो हंगर का क्या एम था, टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हंगर, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इस गोल ने क्या बोला, इस गोल ने बोला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, बट सस्टेनेबल, बट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से। ठीक, तीसरा क्या था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल नंबर 3 वाज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इस गोल ने बोला हेल्दी लाइफ, एंश्योर हेल्दी लाइफ, प्रमोट वेलबींग फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, पीपल ऑफ ऑल एजेस की बात हो रही है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वुमेन्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एडल्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सीनियर सिटीजन की नहीं, ऑल एजेस की बात हो रही है, और यही एमसीक्यूज का ट्रैप आता है। It includes target related to reducing maternal mortality, controlling infectious diseases, and strengthening healthcare systems. गोल नंबर 4 था हमारा क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन का क्या काम हुआ, इसने बोला प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल while promoting lifelong learning opportunities. Education is considered a critical driver of economic growth and social development. तो जो कई बार होता है कि एडल्ट क्लासेस होती है, एडल्ट एज इन जो मतलब यूजुअली 40 45 50 साल के लोग होते हैं, उनके लिए भी अलग से गवर्नमेंट क्लासेस करवाती है किसी स्कीम के अंडर। वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने बस ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेड करा, पीएचडी करा और ख़त्म। आप जब तक पढ़ना चाहो, जिस एज तक पढ़ना चाहो, आप उस एज तक पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई में कोई आपकी एज बार नहीं होगी। क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की गई है इसमें, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। गोल नंबर 5 था जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का एम था टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स while ensuring equal access to education, employment and decision making opportunities. ठीक है, गोल नंबर 6 था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें क्या था, इसमें था ensuring universal access to safe drinking water, sanitation facilities, sustainable management of water resources. गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसका एम था कि रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी देनी है वाइल प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें है कि वो सस्टेनेबल वे में या रिन्यूएबल वे में ना रहे। कोशिश ये करनी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ही प्रमोट करना है। गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी इंपॉर्टेंट था। सस्टेन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए विद प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन। गोल नंबर 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रा। इसमें बात की गई थी कि एक रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन दे और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दे। गोल नंबर 10, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। इसके अंदर क्या था कि विद इन एंड अमंग कंट्रीज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्विटी देनी है। इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि हर तरह की कैटेगरी के लोगों को, हर तरह के तबके के लोगों को, सॉरी कैटेगरी रॉन्ग वर्ड है यहाँ पे, हर तबके के लोगों को इंक्लूड करना है। हर तबके के लोगों के लिए बात हो रही है, तो उसमें जो इनक्वालिटीज है, ऊंच नीच है, चाहे फाइनेंशियल बेसिस पर हो, जेंडर बेसिस पर हो, कास्ट बेसिस पर हो, ट्राइबल बेसिस पर हो, वो नहीं होनी चाहिए। गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसका काम था कि सेफ, रेजिलियंट, सस्टेनेबल अर्बन सेटलमेंट्स बनाने हैं। हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन पॉल्यूशन, इन चैलेंजेस को इन इश्यूज को एड्रेस करना है। गोल नंबर 12 था रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इसके अंदर बोला गया कि सस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज करना है, रिडक्शन को, जो हमारा वेस्ट रिडक्शन है उसे कम, जो वेस्ट है उसका रिड्यूस करना है,
रिसाइकलिंग हमें करनी है, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होना है हमें। रिस्पॉन्सिबल एज इन कि हमें एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, एनवायरनमेंट के लिए भी, रिसोर्सेज के लिए भी। गोल नंबर 13 बोलता है क्लाइमेट एक्शन। इसके अंदर बोला गया कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे लड़ने की एक क्षमता होनी चाहिए, और उसके जो भी इम्पैक्ट है, मिटिगेशन, अडेप्टेशन और रेजिलियंट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज से उसके इम्पैक्ट्स को एड्रेस करना है। गोल नंबर 14 था लाइफ बिलो वाटर। इसके अंदर बोला गया कि ओशंस को, सीज को, मैरीन रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, क्योंकि उनके नीचे भी बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ी दुनिया है। उस दुनिया में जो भी जीव जंतु हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। गोल नंबर 15 था लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड के लिए बोला गया जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे हमारे जंगल हो गए, इन सब के अंदर भी बहुत ज़्यादा लाइवली, बहुत ज़्यादा लाइफ है। उस सारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इटसेल्फ जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, डेजर्टिफिकेशन से लड़ना है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होना चाहिए। गोल नंबर 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसका काम था कि पीसफुल सोसाइटी होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, इफेक्टिव और अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसके अंदर बोला गया कि ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए, अमंग द गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटीज, ये सब मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्हें अचीव करना है। तो दीज वर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर इसमें बात करते हैं कि इंडिया का क्या प्रोग्रेस रहा है एसडीजीज पर। इंडिया के प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया ने, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इंडिया ने इसे नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और पॉलिसीज का पार्ट बनाया हुआ है। आप देखिए कई बार हम लोग बहुत सी स्कीम्स पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है इट इज अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट के साथ उसे अलाइन करके रखते हैं। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हमारे बहुत सारे पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन है, सैनिटेशन कैंपेन्स है, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे एसडीजी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, और इसीलिए ये सारी मिनिस्ट्रीज की स्कीम ज़रूरी हो जाती है। हमने मैटरनल हेल्थ पे बात करी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ज़रूरी है। एजुकेशन पे बात करी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ज़रूरी है। घर की बात करी हमने, अर्बन सेटलमेंट्स की बात करी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ज़रूरी है। इस तरह से जो भी मिनिस्ट्रीज हमने अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में देखी थी, वो हमारे स्टैटिक सिलेबस से जुड़ी हुई हैं। आगे, इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी emphasizes inclusive growth, social welfare program, digital transformation, environmental sustainability in order to achieve SDG 2030। जब हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग एसडीजी रिलेटेड पॉलिसीज। जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, उनकी क्या पॉलिसीज़ है, वो भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। अब इसमें एसडीजी के मॉनिटरिंग में नीति आयोग का रोल है। नीति आयोग की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजीज इन इंडिया, ये नीति आयोग को दी गई है। नीति आयोग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है, और ट्रैक करती है प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजी टारगेट्स। ठीक है, पॉलिसी अलाइनमेंट देखती है। इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय एनकरेजिंग स्टेट्स एंड यूटीज टू अडॉप्ट एसडीजी बेस्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करती है ताकि जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, दे आर फ्री टू अडॉप्ट एसडीजी बेस्ड डेवलपमेंट टेरिटरीज, और उससे उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म्स, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन होता है नीति आयोग के पास, फ्रेमवर्क को मॉनिटर करते हैं, पॉलिसी गाइडेंस होती है। नीति आयोग एंश्योर दैट इंडिया डेवलपमेंट एफर्ट्स रिमेन अलाइन विद द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। ठीक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता है एक। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंदर क्या होता है, ये एक मॉनिटरिंग टूल है जिसे नीति आयोग ने बनाया था, और इसकी हेल्प से स्टेट्स और यूटीज की प्रोग्रेस देखी जाती है इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो ये इंडेक्स है इटसेल्फ, ये वेरियस तरह के इंडिकेटर्स पे काम करता है, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेट्स को रैंक करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, जैसे अचीवर्स हैं, फ्रंट रनर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, या एस्पिरेंट्स हैं, डिपेंडिंग कि उनका क्या स्कोर आया है। इस स्कोर के बारे में हम लोग सेपरेटली एक वीडियो में देखेंगे। जैसे पॉवर्टी का एक वीडियो आपको अलग से बोला था, ये एग्जाम से एक महीना पहले जो भी इसमें लेटेस्ट अपडेट होगी, उस अपडेट के अकॉर्डिंगली इसके वीडियोस आएंगे। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग इसको रेगुलरली पब्लिश करता रहता है, हम लोग इसको करंट अफेयर्स में टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
अगर आप लोगों को वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, ये आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप है। यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल और वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी। ये मेरा मेन विश्वास का चैनल है, यहाँ पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक हो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।